साथियों नमस्कार। ईरान व इजराइल का युद्ध के मैदान में सीधे तौर पर आज तक आमना सामना नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देश पिछले 40 सालों से अपरोक्ष रूप से एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे बात की जाए लेबनान की, जहां पे 1980 के दशक में एक तरफ हिजबुल्ला था और दूसरी तरफ SLA साउथ लेबनान आर्मी। हिजबुल्ला को ईरान द्वारा सपोर्ट किया जाता है और SLA को उस समय इजराइल द्वारा सपोर्ट किया जाता था। आज के दिन भी हिजबुल्ला को ईरान द्वारा सपोर्ट किया जाता है और हिजबुल्ला और इजराइल के बीच आज भी लड़ाई जारी है। चाहे बात की जाए सीरिया की, जहां पे पिछले 10 सालों से गृहयुद्ध चल रहा है। उस गृहयुद्ध के शुरुआती समय में ईरान व इजराइल द्वारा विरोधी गुटों को वहां पे सपोर्ट किया जा रहा था। ईरान द्वारा सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना को सपोर्ट किया जा रहा था, तो इजराइल द्वारा बशर अल असद के विरोधी गुटों को समर्थन दिया जा रहा था। चाहे बात करें फिलिस्तीन की, जहां पे ईरान द्वारा हमास आतंकी संगठन को सपोर्ट किया जाता है, तो दूसरी तरफ इजराइल हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है। लेकिन अब ईरान व इजराइल की सेनाएं सीधे तौर पर आमने सामने आ गई हैं और यह हुआ है सीरिया के अंदर। पिछले 10 सालों में सीरिया के गृहयुद्ध के दौरान इजराइल की वायुसेना ने सीरिया में 1000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की हैं और पिछले 3 सालों में इन एयर स्ट्राइक्स की संख्या कई गुना बढ़ गई है। कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि इजरायली वायुसेना द्वारा सीरिया में ईरानी सेना के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की जा रही है और पिछले 1 साल में तो यह बमबारी बहुत ज्यादा हो रही है और इन बमबारियों में ईरानी सेना व ईरान द्वारा समर्थित शिया मिलिशियाओं को इजराइल द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी सामने आई हैं कि एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने कहा है कि इजरायली हवाई हमलों से डर के ईरान की सेना ने अपने सैनिक व शिया मिलिशिया सीरिया से पीछे खींचना शुरू कर दिया है। हम इस पूरी चीज को समझें उससे पहले कुछ बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 10 साल पहले जब सीरिया में गृहयुद्ध की शुरुआत हुई थी, तो उस समय ईरान व इजराइल द्वारा विरोधी गुटों को समर्थन किया जा रहा था। उस युद्ध में ईरान व इजराइल के अपने अलग अलग एजेंडे थे। अगर बात करें ईरान के एजेंडे की, तो ईरान का एजेंडा सबसे पहले था शिया ब्रिज ऑफ इन्फ्लुएंस। ईरान द्वारा पिछले कई दशकों से यह कोशिश की जा रही है कि सीरिया, ईरान, इराक व लेबनान को मिला के एक शिया ब्रिज ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया जाए, ताकि शिया मुसलमानों की ताकत को संगठित किया जाए। इसके माध्यम से पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इसीलिए ईरान की सरकार द्वारा काफी लंबे समय से सीरिया, इराक व लेबनान में इन्वेस्ट किया जा रहा था। इसके अलावा ईरान का दूसरा एजेंडा था हिजबुल्ला को हथियार पहुंचाना। इस समय जो हिजबुल्ला के पास मिसाइलें हैं वो प्रिसीशन गाइडेड मिसाइलें नहीं हैं, तो ईरान द्वारा काफी लंबे समय से कोशिश की जा रही है कि हिजबुल्ला को प्रिसीशन गाइडेड मिसाइलें भेजी जाएं जो अचूक वार करती हैं। उसके लिए जरूरी है कि सीरिया ईरान के पक्ष में खड़ा रहे, क्योंकि ईरान लेबनान से सीधे तौर पे नहीं जुड़ा है। लेबनान का रास्ता ईरान के लिए सीरिया के माध्यम से ही गुजरता है। इसके अलावा ईरान का तीसरा एजेंडा था कि एक इजराइल के खिलाफ सेकंड फ्रंट खोला जाए। पहला फ्रंट है लेबनान में हिजबुल्ला, तो ईरान चाहता था कि सीरिया के माध्यम से सीरिया में गोलान हाइट्स के थ्रू इजराइल के खिलाफ एक दूसरा फ्रंट खोला जाए और ईरान द्वारा कोशिश की जा रही है पिछले 3-4 सालों में कि शिया मिलिशियाओं को गोलान हाइट्स के आसपास स्थापित किया जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इजरायली एजेंडों की बात करें, तो इजराइल का सबसे पहला एजेंडा था ऑडिड यूनोन प्लान। ऑडिड यूनोन प्लान के तहत इजराइल का यह कहना है कि मिडिल ईस्ट का काफी इलाका वो इजराइल के हिस्से में आता है और समय के साथ इजराइल उस पर कब्जा भी करेगा। उस ऑडिड यूनोन प्लान में ही यह कहा गया था कि जॉर्डन का कुछ हिस्सा, सीरिया का कुछ हिस्सा असल में इजरायली स्टेट के अंडर आता है ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पे। तो उसी के तहत इजराइल द्वारा काफी लंबे समय से कोशिश की जा रही है एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत कि धीरे धीरे जॉर्डन व सीरिया के इलाकों पे अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाई जाए। और इसके लिए जरूरी था कि सीरिया में बशर अल असद की सरकार को हटाया जाए, क्योंकि बशर अल असद की सरकार इजराइल के खिलाफ है और वहीं ईरान को समर्थन करती है असद की सरकार। इसके अलावा इजराइल का दूसरा एजेंडा यह था कि इजराइल
किसी भी सूरत में यह नहीं होने दे सकता कि ईरानी सेना या ईरानी समर्थित शिया मिलिशिया गोलान हाइट्स पर इजरायली बॉर्डर पे आके खड़ी हो जाएं, क्योंकि ये इजराइल के लिए कभी भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इसीलिए इजराइल द्वारा शुरुआत से ही सीरिया में ईरानी सेना व ईरानी समर्थित शिया मिलिशियाओं के ठिकानों पे बमबारी की जा रही है। इसके अलावा इजराइल ये भी अलाउ नहीं कर सकता है कि हिजबुल्लाह के पास प्रिसीशन गाइडेड मिसाइलें पहुंच जाएं, क्योंकि उनके माध्यम से हिजबुल्लाह युद्ध की स्थिति में इजराइल के शहरों को निशाना बना सकता है और उससे इजराइल को काफी नुकसान हो सकता है। इसीलिए सीरिया के गृह युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल व ईरान द्वारा विरोधी गुटों को समर्थन किया जा रहा है। अगर हम वर्तमान हालात की बात करें तो इस समय ईरान की हालत बहुत कमजोर है। अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ईरान की इकोनॉमी पूरे तरीके से इस समय जर्जर हालत में है। ईरान में महंगाई बहुत ज्यादा है। पिछले साल नवंबर में महंगाई के खिलाफ ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। उसके बाद ईरानी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां चलाई थी, जिसमें 1500 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। इसके अलावा कोरोना वायरस भी इस समय ईरान में अपना कहर बरपा रहा है। 1 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं ईरान के अंदर, और सरकारी दस्तावेजों के अनुसार 6000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा इसी साल जनवरी महीने में अमेरिका द्वारा एक एयर स्ट्राइक के माध्यम से इराक में ईरानी जनरल कसीम सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी। वो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि सीरिया के अंदर ईरान के पूरे अभियान का नेतृत्व जनरल कसीम सुलेमानी के द्वारा ही किया जा रहा था। जो रशिया का इंटरवेंशन सीरिया के युद्ध में हुआ, कई रिपोर्ट्स के अनुसार उसके पीछे भी जनरल कसीम सुलेमानी का ही हाथ था, और जनरल कसीम सुलेमानी ने मॉस्को जाके रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को यह कन्विंस किया था कि रशिया को सीरिया के युद्ध में हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसा कई रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आया था। लेकिन अब जनरल सुलेमानी की मौत के बाद ईरान की हालत बहुत पतली है सीरिया के अंदर। जनरल सुलेमानी जब जिंदा थे तो उस समय जब भी सीरिया के ऊपर कोई डिस्कशन होता था तो रशिया, ईरान व तुर्की मिलकर डिस्कशन करते थे, और इन तीनों के बीच कई समिट भी हुए थे, क्योंकि जनरल सुलेमानी के पास यह क्षमता थी कि सीरिया के अंदर ग्राउंड फोर्सेस ईरान द्वारा ही डिप्लॉय की जा रही थी, चाहे वो ईरानी सेना की शक्ल में हो, चाहे वो ईरान समर्थित शिया मिलिशियाओं की शक्ल में हो। और यही फोर्सेस बड़े पैमाने पे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन कर रही थी, और दूसरी तरफ रूस द्वारा बशर अल असद के समर्थन में हवाई ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा था। सीरिया में रूस की वायुसेना द्वारा एक बेस बनाया गया था, और वहां से रूसी लड़ाकू विमान उड़ान भरते थे और बशर अल असद की सेना के समर्थन में बमबारी करते थे। तो ग्राउंड सपोर्ट ईरान द्वारा दिया जा रहा था, और हवाई सपोर्ट सीरिया को रशिया द्वारा दिया जा रहा था। तो जनरल सुलेमानी जब जिंदा थे तो उस समय वो रशिया और ईरान के बीच चीजें बैलेंस करके रखते थे। लेकिन जैसे ही जनरल सुलेमानी की मौत हुई तो उसके बाद ईरान की हालत बहुत कमजोर हो गई, और अभी जो इदलिब के ऊपर रूस और तुर्की के बीच में बातचीत हुई उसमें ईरान को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया। जो समिट हुआ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में, वहां पे ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के लिए कोई जगह नहीं थी, और रूस और तुर्की ने सोच समझ के ईरान को उस पूरे समिट से बाहर रखा, क्योंकि रूस भी ये नहीं चाहता है कि ईरान का ज्यादा महत्व बढ़े सीरिया के अंदर, और तुर्की भी ये नहीं चाहता है कि सीरिया के अंदर ईरान ज्यादा पावरफुल हो। तो जो भी वर्तमान हालात हैं वो ईरान के लिए बहुत चिंताजनक हैं, और इसी चीज का फायदा उठा के इजराइल ने पिछले 1-2 साल से बड़ी मात्रा में बमबारी की है सीरिया के अंदर ईरानी ठिकानों पे, और उसमें ईरान की सेना को और ईरानी समर्थित शिया मिलिशियाओं को काफी नुकसान हुआ है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में ईरान की सेना ने सीरिया के अंदर 11 बेसिस बनाए हैं, ईरान समर्थित शिया मिलिशियाओं ने 8 बेसिस बनाए हैं, और हिजबुल्लाह ने 15 से अधिक सैन्य अड्डे बनाए हैं। इजराइल की वायुसेना द्वारा इन सभी सैन्य अड्डों पर भारी बमबारी की जा रही है, और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो इजराइल की वायुसेना सबसे अधिक ताकतवर है, और कोई अन्य देश इजराइल की वायुसेना का मुकाबला नहीं कर सकता है। इजराइल की वायुसेना के पास F-35 अदीर जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं। ऐसे फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में किसी अन्य देश के पास नहीं है। पिछले 10 साल से चल रहे गृह युद्ध में
सीरिया को काफी नुकसान हुआ है और सीरिया की फोर्सेस की एयर डिफेंस कमांड की हालत बहुत कमजोर है और वो किसी भी सूरत में इजराइल की वायुसेना को रोकने की क्षमता नहीं रखते हैं। इसी हालात का फायदा उठा के इजराइल द्वारा बमबारी की जा रही है ईरानी ठिकानों पर सीरिया के अंदर। इसी के बाद इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने यह कहा कि इजरायली हवाई हमलों से डर के ईरान द्वारा अपनी सेना को और ईरानी समर्थित शिया मिलिशियाओं को पीछे खींचा जा रहा है और इस चीज को कई अखबारों ने कवर किया। लेकिन सीरिया में अमेरिका के स्पेशल एनवॉय का कहना है कि इजरायली हवाई हमलों से डर के ईरान द्वारा अपनी सेना पीछे नहीं खींची जा रही है बल्कि उसको रीलोकेट किया जा रहा है। इसके अलावा इजराइल के एक पूर्व डिफेंस ऑफिशियल का भी यही कहना है कि ईरान इतनी आसानी से अपने सैनिकों को सीरिया से वापस नहीं बुलाएगा, इतनी आसानी से वो शिया मिलिशियाओं को वापस नहीं बुलाएगा। वो इजरायली हवाई हमलों के कारण अपनी फोर्सेस को मात्र रीलोकेट कर रहा है। कई अधिकारियों का यह भी कहना है कि ईरान की लॉन्ग टर्म प्लानिंग यह है कि सीरिया की आर्मी के अंदर ईरानी सैनिकों को और ईरानी जनरलों को घुसाया जाए ताकि वो इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाएं। लेकिन इजराइल भी पूरा अलर्ट है और वो ईरान की हर चाल पे नजर रखे हुआ है। पिछले साल ईरान व हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल के ऊपर एक ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इजरायली वायुसेना ने उस ड्रोन को इंटरसेप्ट करके उसको मार गिराया था और उसके बाद कई हैवी एयर स्ट्राइक्स सीरिया के ऊपर ईरानी ठिकानों पर की थी। तो जो अभी हालात बने हुए हैं उनका एनालिसिस करने के बाद दो चीजें समझ में आती हैं। पहली चीज यह है कि इस समय ईरान की हालत बहुत कमजोर है, आर्थिक तौर पे भी कमजोर है, सैन्य तौर पे भी कमजोर है और रणनीतिक तौर पे भी कमजोर है। और इसी चीज का फायदा इजराइल उठाना चाहता है और इजराइल ये किसी भी सूरत में यह संभव नहीं होने दे सकता कि सीरिया के अंदर इजराइल के खिलाफ ईरान द्वारा एक दूसरा मोर्चा खोला जाए, क्योंकि वो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। दूसरी एक चीज ये भी है कि पिछले 10 सालों में ईरान ने जितनी इन्वेस्टमेंट सीरिया के अंदर की है तो ईरान इतनी आसानी से उस इन्वेस्टमेंट को नहीं खोने देगा। इसीलिए यह संभावना है कि ईरान अपनी सेना व शिया मिलिशियाओं को पीछे ना खींचकर एक रणनीति के तहत रीलोकेट कर रहा हो। उनको ये कह रहा हो कि वो अभी दबाव में रहें, वो अभी रीलोकेट हो जाएं और वो ज्यादा कार्रवाई ना करें, क्योंकि अगर वो ईरानी सैनिक और ईरानी शिया मिलिशिया दबाव में रहेंगे और कहीं हाइड करके छुप के रहेंगे तो इजरायली वायुसेना के लिए इतना आसान नहीं होगा उन सैन्य अड्डों को निशाना बनाना। तो ये ईरान की एक रणनीति भी हो सकती है। वही इजराइल के कुछ अधिकारियों का यह भी कहना है कि जो अभी इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने यह कहा कि ईरानी सेना पीछे हट रही है, तो यह ऐसा भी हो सकता है कि जो भी इजराइल के प्रेजेंट में डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है तो वो क्रेडिट लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए ऐसी बयान लीक करा रहे हों। ये खुद इजराइल के पूर्व अधिकारियों ने कहा है। तो इस समय सीरिया के अंदर हालात काफी चिंताजनक हैं। रोजाना इजराइल द्वारा हवाई हमले किए जा रहे हैं ईरानी ठिकानों पर और उन हमलों में ईरान को काफी नुकसान हो रहा है। अब देखना यह होगा, ये पिक्चर कुछ दिनों में ही क्लियर हो पाएगी कि क्या ईरान सच में सीरिया से अपनी सेना को वापस बुलाता है, सच में शिया मिलिशियाओं को पीछे खींचता है, या फिर सीरिया के अंदर इजराइल और ईरान के बीच ये अपरोक्ष युद्ध जारी रहता है। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से सीरिया के अंदर ईरानी व इजरायली सेनाएं आमने सामने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे विश्लेषण सरल भाषा में हम आपके सामने पेश करते रहें। आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।